देखिए जो ताम्र पाषाण काल है, जो आपका ताम्र पाषाण काल है, तो इस ताम्र पाषाण काल की देखिए थोड़ी सी जो विशेषता है, अरे विशेषता करें, इसका जो प्रारंभ है, तो आप यहां से अध्ययन करिए कि जब नवपाषाण काल के बाद, नवपाषाण काल से ही प्रारंभ ये भी हो जाता है, नवपाषाण काल के बाद से प्रारंभ होता है और हड़प्पा सभ्यता तक जो है, हड़प्पा सभ्यता तक जो है इसका समय पाया जाता है। हमने आपको कल बताया था कि मानव के द्वारा जो जिस पहली धातु का प्रयोग किया गया था, मानव के द्वारा, उस धातु का नाम था तांबा। मानव के द्वारा जिस धातु का प्रयोग किया गया था उस धातु का नाम क्या था? तांबा। और ताम्र पाषाण काल में क्या किया गया कि तांबे के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग किया गया। जो तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग किया गया, इसे ही क्या कहा गया है? ताम्र पाषाण काल कहा गया है। यहाँ पर तांबे के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग किया गया, और जो तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग किया गया, इसे ही क्या कहा गया है? ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल कहा गया है। इस ताम्र पाषाण काल को अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ताम्र पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्र पाषाण काल जो है ये कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल के विषय में जिसने सबसे पहले लिखना प्रारंभ किया, जिसने सबसे पहले शुरुआत किया था, उनका नाम था वीजी गाइल। वीजी गाइल महोदय ने ही एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक में वीजी गाइड ने सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के विषय में उल्लेख किया है। जिस ताम्र पाषाण काल के विषय में आप पढ़ रहे हैं, यह ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ पर बड़े बड़े ग्राम थे, बहुत, जैसे भारत में जो आपका नहीं आता है जोकर झाकर संस्कृति, ये सब जो संस्कृतियां हैं, ये ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो भारत में जो बड़े बड़े गांव बनना प्रारंभ हुए थे, वो ताम्र पाषाण काल में ही बड़े बड़े गांवों का निर्माण हुआ था। ताम्र पाषाण काल में ही लोग जो है खेती करते थे। इस समय गेहूं, धान, दाल इत्यादि की खेती की जाती थी। तांबे का प्रयोग करते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे, अन्य उपकरणों का प्रयोग करते थे। कहीं कहीं नगर के भी साक्ष्य मिलते हैं, ये लोग हंसिए का प्रयोग करते थे। फावड़े का साक्ष्य मिला, ये लोग फावड़े का भी प्रयोग करते थे। ये लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे, मतलब लेखन कला की इनको ज्ञान नहीं था। तो और यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था में कृषि थी, ये एक इनकी बड़ी कृषि। वैसे जब नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर होगा। अभी लोग जैसे गुफा में रहना शुरू किए, यहाँ पर बड़े बड़े गांव बनाकर रहने लगे, तो ये जो है उससे थोड़ा सा विकसित। और कृषि में प्रगति आ सकती है जब आप उसमें धातु का प्रयोग करेंगे। तो हम कल आपको बताए थे कि जो ताम्र पाषाण काल के विषय पढ़ेंगे, तो उसमें से आप को बताए थे कि जो सबसे पहले पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल के प्रारंभ के विषय में पढ़ेंगे। प्रारंभ के बाद दूसरा इसका विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार के बाद तीसरा इसका प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल के विषय पढ़ेंगे, और प्रमुख स्थल के बाद हम जो है इसकी विशेषता पढ़ेंगे, और विशेषता के बाद इसके पतन के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हमने जो बताया, एक नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के साथ मिलते हैं। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। तांबे के साथ साथ जब पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा तो उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल को अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक कहा जाता है। बीजी गाइड थे, इनकी पुस्तक है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इसी में सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के विषय में उल्लेख मिलता है। तो हम लोग प्रारंभ पढ़ लिए हैं। प्रारंभ के बाद इनकी दूसरी हेडिंग है इनके विस्तार। तो ताम्र पाषाण काल का विस्तार कहाँ था और कैसे था, हम इसके विस्तार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो इसका विस्तार है, विस्तार में समझिए किसका विस्तार बंगाल तक है, पूर्वी बंगाल तक है। बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक इसका विस्तार पाया जाता है, और उधर उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार पाया गया है। दक्षिण भारत में भी इसके कुछ मिले हैं। तो अब जो दूसरा पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल का विस्तार के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। विस्तार में जो मुख्य रूप से आता है, उसमें हमने कल बताया था कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान था। इसके बाद इसका विस्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी था।
पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन विस्तार अन्य क्षेत्र में भी है, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। लेकिन जो मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल का विस्तार है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, यहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। जो आपका विस्तार में पढ़ रहे हैं, इसे जो है बनास नदी किनारे इसका विकास हुआ है, इसीलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मुख्य स्थल जो इसका मालवा था, इसीलिए इसे मालवा संस्कृति कहते हैं। मालवा के अलावा दूसरा प्रमुख स्थल था कायथा, इसीलिए इसे मालवा एवं कायथा संस्कृति कहा जाता है, कायथा संस्कृति कहते हैं। और यहाँ पर मुख्य स्थल इसका जोरवे था, इसीलिए इसे जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये जो इसका किस संस्कृति के नाम जाना जाता है, ये है। ये इसके जो प्रमुख स्थल हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जिसके मुख्य स्थल हैं, एक है आपका आहार है, दूसरा स्थल आपका है गिलुंड। एक स्थल है आहार और दूसरा स्थल है गिलुंड। कायथा में जो है, यहाँ पर जो आपके स्थल हैं उसमें, यहाँ के जो स्थल हैं उसमें एक है आपका मालवा है, फिर जो है एरण है, एरण स्थल है, एरण के बाद कायथा है, कायथा को ही कैथा भी कहीं कहीं मिलता है, कैथा है, और कैथा के बाद जो है नवदा टोली है, नवदा टोली है। ये इसके प्रमुख स्थल हैं। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र में आपकी जोरवे संस्कृति है, तो महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति के जो स्थल हैं दो भागों में हैं। एक आपका अहमदनगर जिले में है, अहमदनगर जिले में है, और दूसरा जो आपका पूना जिले में है, पूना जिले में है। यहाँ पर दो आपके स्थल हैं। यहाँ पर अहमदनगर जिले में जो है उसमें स्थल है, पहला जोरवे है, दूसरा है निवासा है, निवासा के बाद जो है दैमाबाद है, दैमाबाद यह इसका प्रमुख स्थल है। जो पूना में है यहाँ पर आपका नासिक है, इनामगांव है, नासिक है, इनामगांव है, प्रकाश चंदौली है और प्रकाश है। ये आपके यहाँ के स्थल हैं, नासिक, प्रकाश, इनामगांव और चंदौली, ये आपके पूना के हैं। तो ताम्रपाषाण काल का जो विस्तार है, विस्तार के जो मुख्य स्थल हैं वो आपके यही हैं। तो यही हमने बताया था कि जो ताम्रपाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हमने बताया था कि इसका प्रारंभ पढ़ेंगे। हमने इसका प्रारंभ जो है पढ़ लिया। प्रारंभ के बाद जो दूसरा कहे थे विस्तार पढ़ने के लिए, तो ये आपका इसका विस्तार है। और तीसरा हम बताए थे क्या पढ़ेंगे, इसका प्रमुख स्थल। तो ये आपका अब हम पढ़ने चल रहे हैं प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल में देखिए पहला स्थल कौन सा है, पहला स्थल हम पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है आहार है। दूसरा जो स्थल पढ़ेंगे प्रमुख वो है आपका गिलुंड। तीसरा जो प्रमुख स्थल पढ़ेंगे मालवा है। चौथा प्रमुख स्थल एरण है। पांचवा प्रमुख स्थल कायथा है। छठा प्रमुख स्थल नवदा टोली है। इसमें जोरवे संस्कृति में है केवल यही दैमाबाद आपका महत्वपूर्ण है, और दैमाबाद के बाद जो है इनामगांव, ये दो आपके महत्वपूर्ण स्थल हैं। मतलब जब आप ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे तो ताम्रपाषाण काल में यही 8 स्थल के विषय में आपसे बार बार पूछा जाता है, और यही 8 स्थल आपको अच्छे से पढ़ना है। तो प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, प्रमुख स्थल के बाद विशेषता पढ़ेंगे, विशेषता के बाद हम इसका पतन पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आहार के विषय में, आहार संस्कृति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जो आहार संस्कृति है, अभी तो ये तो बताना नहीं है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी किनारे स्थित है, तो वहाँ तो स्थित है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं। और तांबे के उपकरणों में जो उपकरण मिले हैं उसमें चाकू मिला है। चाकू के अलावा जो काजल लगाया जाता है, काजल लगाने वाली जो सीलियाँ होती हैं, उसके भी साक्ष्य जो है मिले हैं, जिससे आपके आंखों में काजल लगाया जाता है। तो काजल लगाने वाली जो सलाई होती है, उस सलाई के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा
यहाँ से चूड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। जितने भी उपकरण मिले हैं वो सभी तांबे के मिले हैं, इसीलिए आहार को जो है ताम्रवती भी कहते हैं। आहार को क्या कहते हैं? ताम्रवती कहते हैं। ताम्रवती का तात्पर्य होता है तांबे वाली जगह, तांबे वाली जगह। ताम्रवती का तात्पर्य होता है तांबे वाली जगह। एक इसकी विशेषता यह और है, यहाँ से जो है पत्थर का घर मिला है। यहाँ से पत्थर का क्या मिला हुआ है? यहाँ से पत्थर का घर मिला हुआ है। मतलब जो आहार आप पढ़ रहे हैं, आहार की विशेषताएं है। आहार को ताम्रवती कहा जाता है। ताम्रवती का तात्पर्य होता है तांबे वाली जगह। यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं, जिसमें चाकू मिला है, काजल लगाने वाली आग की सलाई मिली है, और यहाँ से चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से पत्थर के क्या मिला है? घर मिला है। ये आपकी आहार की विशेषता है। यही आपके आहार की विशेषता है। देखिए गिलुंद जो है, अब हम दूसरा स्थल पढ़ेंगे। जो आपका ये गिलुंद स्थल है, गिलुंद स्थल, यहाँ से जो है पक्की मिट्टी का ईंट मिला है। पक्की मिट्टी के यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से पक्की मिट्टी का ईंट मिला हुआ है। यहाँ से पक्की मिट्टी का क्या मिला है? ईंट मिला है। तो पक्की मिट्टी का ईंट मिला होगा तो जायज़ सी बात है कि यहाँ पर भी घर के साक्ष्य मिले होंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पर पत्थर का घर मिला है, तो यहाँ से भी प्रस्तर उद्योग का साक्ष्य मिला है। प्रस्तर उद्योग का साक्ष्य मिला है। तो आप जैसे नोट करना चाहें, खैर हम इसका सबको आपकी सीट देंगे। आपकी सीट लगभग बनती सब तैयार ही है, उसमें कोई इटवट नहीं है। हमने आपसे वादा भी किया था कि जो ही आपका ताम्रपाषाण काल पूरा कर देंगे, आपको जो है ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल, इन सब का जो है वो मिल जाएगा, मैटर मिल जाएगा। और इसलिए कहे थे कि धीरे धीरे आपका एडमिशन हो जाए। आज आपके पास 40-50 बच्चे हो भी गए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको धीरे धीरे मैटर भी मिलना शुरू हो जाएगा। आप सब वीडियो देखते रहिए, नोट भी करते रहिएगा। नोट करना, तत्काल देखना, इसका कुछ ज़्यादा ही मायने रखता है। तो जो गिलुंद स्थल है, इसकी केवल 2 विशेषता है। यहाँ से पक्की मिट्टी का जो है ईंट मिला है, और यहाँ से प्रस्तर उद्योग का जो है साक्ष्य मिला है। तो आप इसके विषय में पढ़ लिए हैं। अब आपको हम चाहें तो इन दोनों स्थलों को मिटा दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपका जो अगला तीसरा स्थल है, तीसरा स्थल आपका कौन सा है? तीसरा स्थल आपका है मालवा। तीसरा स्थल आपका कौन सा है? मालवा है। 8 स्थल टोटल पढ़ना है। जो तीसरा है क्या है? मालवा। तो मालवा कहाँ है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी विशेषता है क्या है? यहाँ से सबसे उत्कृष्ट जो है मृदभांड प्राप्त हुआ है। उत्कृष्ट मृदभांड का तात्पर्य होता है सबसे उत्तम किस्म का मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये जो उत्कृष्ट मृदभांड है, अच्छा मृदभांड है, ये लाल एवं काले रंग का है। लाल एवं काले रंग का मृदभांड है। यह लाल एवं काले रंग का मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह जो मालवा है, इसकी यह विशेषता है कि यहाँ से सबसे उत्कृष्ट जो है मृदभांड प्राप्त हुआ है। और किस रंग का है? काले और लाल रंग का, काले एवं लाल या लाल एवं काले रंग का है। ये जो मृदभांड है, यही इसकी सबसे प्रमुख जो है विशेषता है। मृदभांड का तात्पर्य क्या होता है? मृद धनभांड, 2 शब्दों से मतलब मृद का तात्पर्य होता है मिट्टी, भांड का तात्पर्य होता है बर्तन। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे मृदभांड कहा जाता है। सबसे उत्कृष्ट मृदभांड जो है मालवा से ही प्राप्त हुआ है। तो जो मालवा स्थल है उसकी यही विशेषता है। मालवा के बाद जो अगला आपका स्थल है, यह आपका है एरण और कायथा। देखिए एरण और कायथा, इन दोनों की विशेषता लगभग एक जैसी है। दोनों की खोज जो है वीजी वाड़क्कर महोदय ने इसकी खोज किया है। वीजी वाड़क्कर महोदय ने दोनों स्थलों की खोज की है। एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि दोनों जो है सबसे प्राचीन हैं, प्राचीन नगर हैं। और दोनों की विशेषता है कि ये सबसे प्राचीन है। और यहाँ से किलाबंद बस्ती का साक्ष्य मिला हुआ है। तो जो आपका एरण और कायथा है, इन दोनों स्थलों की खोज किसने किया था? वीएस वाड़क्कर महोदय ने किया है। और दोनों क्या हैं? वीएस वाड़क्कर महोदय ने दोनों स्थलों की खोज किया है। दोनों जो है सबसे प्राचीन नगर हैं, और दोनों स्थलों से किलाबंद बस्ती के साथ मिले हुए हैं। तो मालवा आपका हो गया, एरण हो गया, कायथा हो गया। अब है नौदा टोली। नौदा टोली समझ लीजिए जो मध्य प्रदेश है, इसका सबसे प्रमुख स्थल है। नौदा टोली की विशेषता ये है, पूछा जाता है इसका उत्खनन या खोज किसने किया था? इसका उत्खनन या खोज जो है एच.डी. संकालिया ने किया था। किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने किया था। पूछा एक बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि जो आपका नौदा टोली स्थल है, इसकी खोज किसने किया है?
एसडी संकालिया ने किया है। ये जो नौदा टोली स्थल है स्थित कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। ये इसकी दो विशेषता है, यहाँ से सर्वाधिक अनाज मिले हैं। यहाँ से क्या मिला है? सर्वाधिक अनाज मिले हैं। सर्वाधिक अनाज के साक्ष्य मिले हैं। अनाजों में नाम आता है कि यहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिला है, यहाँ से धान का साक्ष्य मिला है, यहाँ से गेहूं धान दाल तो है ही, अन्य और ढेर सारे अनाज जो है नौदा टोली से प्राप्त हुए हैं। ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा यहाँ से जो है कुम्हार के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कुम्हार, आप जानते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार होते हैं, तो कुम्हार के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से लाल पालिश वाले मृदभांड मिले हैं। यहाँ से लाल पालिश वाले मृदभांड मिले हैं। लाल पालिश वाले मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब ऐसे मृदभांड मिले हैं जिस पर किस कलर की पालिश की गई है? जिस पर जो है लाल कलर की जो है पालिश किया गया है, और उसके ऊपर जो है काले रंग का लाल पालिश का है और इस लाल पालिश का है, और इस पर काले रंग का रेख बना हुआ है। तो लाल पालिश का था है, लेकिन उस पर काले रंग का भी रेख खींचा गया है, मतलब काले रंग से उसे सजाया गया है। ये भी आपकी नौदा टोली की ही विशेषता है। नौदा टोली की एक और विशेषता है कि ये जो है नौदा टोली, ये जो स्थल है आपका, इसकी ये विशेषता और है कि जितने भी आपके पश्चिम मध्य प्रदेश का स्थल है उसमें यह स्थल सबसे विस्तृत है, सबसे विस्तृत स्थल है। यह भी इसकी एक विशेषता है। तो हम पढ़ रहे हैं विस्तार में पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति है। मालवा की विशेषता क्या है? सबसे उत्कृष्ट मृदभांड मिले हैं। किस रंग के हैं? काले एवं लाल रंग के हैं। जो आपका एरन और कायथा, इन दोनों की खोज वी.एस. वाडक्कर ने किया है। दोनों जो है सबसे प्राचीन नगर हैं, दोनों किलाबंद बस्ती हैं। नौदा टोली की खोज किसने किया? एसडी संकालिया ने। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से सर्वाधिक अनाज मिले हैं, कुम्हार के साक्ष्य मिले हैं, लाल पालिश वाले मृदभांड बने हैं जिस पर काले रंग का चित्र बनाया हुआ है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित सबसे विस्तृत जो है यह स्थल है। आप मतलब 6 स्थल पढ़ लिए हैं, आपको 2 स्थल और पढ़ना है। 2 में आपका एक दायमाबाद है और जो है एक आपका इनाम गांव है। अब आपको केवल 2 स्थल पढ़ना है, एक दायमाबाद, एक जो है इनाम गांव। दायमाबाद, जो दायमाबाद स्थल है पश्चिमी महाराष्ट्र में है, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है, और यह जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह इसकी जो विशेषता है कि यहाँ से है तो ग्रामीण, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत नगर के जो है साक्ष्य मिलते हैं। तो जो दायमाबाद है यहाँ से सब नगर के साक्ष्य मिले हैं। और यह जो आपका जोरवे संस्कृति है, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा नगर है। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा नगर है। और दायमाबाद की एक विशेषता और है, यह आदि ऐतिहासिककालीन स्थल है। आदि ऐतिहासिक स्थल है। आदि ऐतिहासिक का तात्पर्य होता है जहाँ, जैसे हमने बताया कि जो आप ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे हैं, ताम्र पाषाण काल में लेखन कला का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन यह एक स्थल है जहाँ से लेखन कला का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। दायमाबाद जो है यह आपका न केवल नवपाषाण काल का अपितु ताम्र पाषाण काल का, अपितु यह जो है हड़प्पा काल का भी स्थल है। यहाँ से जो है गणेश पूजा का भी साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से एक कांसे का हल मिला है जिसे जो है एक नग्न मानव खींच रहा है, वह भी इसकी जो है आपका दायमाबाद की विशेषता है। तो ये आपका दायमाबाद स्थल है। जो स्थल में आपका 8वां और अंतिम स्थल है वह आपका स्थल है इनाम गांव। इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव जो है आप देखिए कि ये पश्चिमी महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित है। पूना जिले में स्थित है। यहाँ से अभिविन्यास का उच्च प्रमाण मिला है। अभिविन्यास का उच्च प्रमाण मिला है। उच्च प्रमाण का साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो जो इनाम गांव स्थल है महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित है। यहाँ से अभिविन्यास का जो है उच्च प्रमाण मिला हुआ है। यहाँ से भी है तो पूरा ग्रामीण संस्कृति, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा बहुत जो है नगर के साथ इस स्थल से भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कांसे और तांबे का, यहाँ से कांसे का और कांसे के अलावा तांबे का इक्का मिला है। कांसे एवं तांबे का जो है रथ मिला है। रथ मिला है। इस रथ को खींच कौन रहा है? मानव खींच रहा है।
मानव के साथ जो है और कौन लगा हुआ है, सांड लगा है, सांड के साथ और कौन लगा है, गैंडा लगा है, गैंडा लगा है, गैंडे के साथ और कौन लगा है, हाथी लगा है। इसका जो साक्ष्य मिला है, तो जो इनाम गांव स्थल है यहाँ से अभिविन्यास का उच्च प्रमाण मिला है, यहाँ से नगर के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से कांसे और तांबे का एक रथ मिला है जिसे मानव, सांड, गैंडा और हाथी मतलब ये 4 लोग इसको जो है इस स्थल को खोज रहे हैं, इस चीज का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ से टेरीकोटा का साक्ष्य मिला है, टेरीकोटा का साक्ष्य जो है मिला हुआ है। टेरीकोटा का तात्पर्य होता है कि यहाँ से जो है मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है किलाबंद बस्ती मिली है, यहाँ से किलाबंद बस्ती मिली है, और यह जो किलाबंद बस्ती मिली है इसके चारों तरफ जो है गहरी खाई, गहरी खाई मतलब देखिए सुरक्षा की दृष्टि भी ये लोग ध्यान देते थे। तिनाम गांव से किलाबंद बस्ती मिली है, और वह बस्ती की जो किलाबंद बस्ती मिली है, किला के चारों तरफ अंदर जो है गहरी खाई जो है बनी हुई है। इनाम गांव से ही चूल्हे के साक्ष्य, यहाँ से जो चूल्हा है, चूल्हा का साक्ष्य भी मिला हुआ है। तो यही आपके 8 स्थल थे, जिन 8 स्थलों को आपको ताम्रपाषाण काल के विषय में अध्ययन करना है। इनाम गांव जो है यह महाराष्ट्र में है, यहाँ से अभिविन्यास का उच्च प्रमाण मिला है, वही जो किलाबंद बस्ती है अभिविन्यास का उच्च प्रमाण मिला है तो इन ग्रामीण संस्कृति, लेकिन यहाँ से नगर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कांसे और तांबे का रथ मिला है जिसे मानव, सांड, गैंडा और हाथी खींच रहे हैं। यहाँ से चूल्हे का साक्ष्य मिला है, यहाँ से मिट्टी के खिलौने जिसे टेरीकोटा कहा जाता साक्ष्य मिला है, यहाँ से किलाबंद बस्ती मिली है जिसको चारों तरफ गहरी खाई जो है बनी हुई है। ये आपका हो गया ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल हो गए। प्रमुख स्थल के बाद जो अगला हम पढ़ेंगे वह है ताम्रपाषाण काल की विशेषता। 2 पॉइंट और बचा है, ताम्रपाषाण काल की विशेषता बचा है, विशेषता के बाद जो है इसके पतन बचे हुए हैं। विशेषता है, विशेषता है, विशेषता पढ़ेंगे और विशेषता के बाद हम इसका पतन पढ़ेंगे। तो देखिए इसकी जो विशेषता है, हमने बताया कि ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी संस्कृति है? ग्रामीण संस्कृति है। ग्रामीण संस्कृति, गांव जो है वो बड़े बड़े गांव हैं। हमने बता दिया जो भी गांव मिले हैं वो बड़े बड़े गांव हैं। दूसरा हमने बताया कि जो अर्थव्यवस्था का आधार है, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था, इस समय जो है कृषि इनका जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तक कृषि का डेवलपमेंट हो चुका था, कृषि का विकास हो गया था। यहाँ पर हमने बताया था कि लेखन कला का विकास, अभी लेखन कला छोड़ दिए, कृषि के लिए ये लोग हसिया और फावड़ा, हसिया और फावड़ा का यहाँ से जो है हसिया और फावड़ा का साक्ष्य मिला है। पूछा जाता है कि लोहे का प्रयोग मानव लगभग कब करना प्रारंभ, अरे तांबे का प्रयोग मानव कब करना प्रारंभ किया था? तो तांबे का प्रयोग जो है मानव 5000 ईसा पूर्व के आसपास करना प्रारंभ किया था। ये भी आपकी विशेषता के अंतर्गत आएगा। हमने बताया था कि यहाँ पर जो है ये लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। लेखन कला से ये लोग क्या थे? लेखन कला से अनभिज्ञ थे, मतलब इनको जो है लेखन कला के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। ये लोग जो है सूती वस्त्र, जो सूती वस्त्र आपको बताए थे है, ये लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे, मतलब वस्त्र का निर्माण करते थे, वस्त्र निर्माण से परिचित थे, मतलब वस्त्र पहनते थे, वस्त्र निर्माण से ये लोग जो है परिचित थे। इसके विषय में भी जानकारी मिलती है। यदि हम इनके धर्म के विषय में बात करेंगे तो जो इनका धर्म है, तो इनकी जो प्रमुख देवी थी वो मातृ देवी थी। मातृ देवी जो है ये इनकी प्रमुख जो है देवी थे, और जो धर्म के प्रतीक माने गए हैं वो जो है वृषभ था। वृषभ जो बैल होता है यह धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था, धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था, धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक माना जाता है। और इनकी जो प्रमुख देवी थी, प्रमुख देवी यही थी आपकी मातृ देवी, ये इनकी प्रमुख देवी थी। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण संस्कृति थी। और इनके और ये पूछा जाता है कि इनके जो है सबसे बड़ी ताम्रनिधि कहाँ से मिली है? तो इसमें जो सबसे बड़ी ताम्रनिधि मिली है, ताम्रनिधि जो सबसे बड़ी है ताम्रनिधि, वो गुंगेरिया से मिली है। गुंगेरिया से सबसे बड़ी ताम्रनिधि है, गुंगेरिया मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सबसे बड़ी जो है ताम्रनिधि प्राप्त हुई है। यह भी आपकी विशेषता, लगभग 8 से 10 इनकी विशेषताएं हैं जो आपसे पूछी जाती है। जोरवे संस्कृति में भी पूछा जाता है, जो आपका 9वीं विशेषता लिख दीजिए। जो जोरवे संस्कृति है, यहाँ पर जो समाधान करते थे, इस समाधान में शव का जो सिर होता था वह
उत्तर दिशा में होता था, जो पैर होता था वह दक्षिण दिशा में होता था। तो हम पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण काल की विशेषता। ताम्रपाषाण कालीन एक ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ पर जो है बड़े बड़े गांव थे, अर्थव्यवस्था जो है कृषि मूलक थी, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, हसिया और फावड़ा का साक्ष्य मिला है। तांबे का प्रयोग 5000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। ताम्रपाषाण काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे, लेकिन वस्त्र निर्माण से लोग परिचित थे। इनकी जो प्रमुख देवी थी वो मातृ देवी थी, और जो धार्मिक प्रतीक था वो वृषभ था। और सबसे बड़ी जो ताम्रनिधि मिली है मध्य प्रदेश की गुंगेरिया से मिली है, और जोरवे से समाधान के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें सिर जो है इनका बताया जाता है कि इनके सिर जो है वो उत्तर दिशा में होते थे और पैर जो है वो दक्षिण दिशा में होते थे। इनके जो मृदभांड हैं, मृदभांड के विषय में हमने बताया था कि काले एवं लाल इनके जो है मृदभांड थे। काले एवं लाल मृदभांड ही इनके मृदभांड थे। 11वीं और मुख्य विशेषता जो आपका चित्रित धूसर मृदभांड है, तो चित्रित धूसर मृदभांड का जो प्रारंभ हुआ था, चित्रित धूसर मृदभांड का जो प्रारंभ हुआ था वह इसी काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रारंभ माना जाता है। और सबसे उत्कृष्ट मृदभांड कहाँ से मिला है, तो हमने बताया था कि मालवा से जो है सबसे उत्कृष्ट मृदभांड मिला हुआ है। तो यह आपका है किसके विषय में है, ये आपका ताम्रपाषाण काल के विषय में है। तो ताम्रपाषाण काल की जो विशेषता है, विशेषता इतनी है। अब एक पॉइंट आपका और बच रहा है, पतन। तो बस एक ही पॉइंट है, पतन में पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण काल के पतन का मुख्य कारण क्या है। तो ताम्रपाषाण काल के जो पतन है, इसके पतन का जो मुख्य कारण है वो सूखा है। ताम्रपाषाण काल का जो पतन है, इसके पतन का जो मुख्य कारण क्या है, इनके ताम्रपाषाण काल के पतन का जो मुख्य कारण है वह सूखा है। सूखे के कारण ही सूखा पड़ा और ताम्रपाषाण काल का पतन हो गया। आपका 2 पॉइंट और बच रहा है, एक लौह पाषाण काल, एक लौह काल और दूसरा महापाषाणिक समाधियां। तो कल हम आपको लौह काल पढ़ाएंगे और कल ही आपका ताम्रपाषाणिक समाधियां भी हो जाएंगी। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। कल का आपका टॉपिक रहेगा लौह काल, लौह काल, और दूसरा रहेगा महापाषाण काल। महापाषाणिक समाधियां हैं। महापाषाण काल 2 काल रहेगा, ज़्यादा 25 से 30 मिनट का चैप्टर है, तो 30 मिनट में आपका इतना हो जाएगा। फिर परसों से हम वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। कल आपको लौह काल महापाषाण काल पढ़ाने के बाद आपको हम PDF दे देंगे जो आपका अब तक का पढ़ाए हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।